ट्रेन धड़धड़ाती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी और उतनी ही तेजी से अमाया का अतीत पीछे छूटता जा रहा था, पेड़ों, पहाड़ों और पटरियों की तरह। खिड़की के कांच से सर टिकाए वो गहरे नीले आसमान में साथ चलते चांद को ताक रही थी। वही तो अब उसका हमसफर था, शायद उदास सफर पर अकेले निकलने वाले हर यात्री का हमसफर। अमाया को चांद में मुस्कुराते हुए प्रशांत का अक्स दिखाई देने लगा। चांद के लिए उसका बावलापन देखकर वो अमाया को छेड़ते हुए कहता, तुम्हें मुझ जैसे फौजी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक कवि ढूंढ लेती जो तुम पे, तुम्हारे चांद पे कविताएं लिखता और तुमको खुश करता रहता। अमाया मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर टिकाकर कहती, मैं अब भी बहुत खुश हूं प्रशांत, बहुत खुश। ये सच था कि प्रशांत कविताएं नहीं लिखता था। उसके चांद को पथरीला और बंजर कहता था। कहता, तेरे इस चांद की तो चांदनी भी उधार किया है। मगर फिर भी उसके साथ वो बहुत खुश थी। वो जब भी प्रशांत की बाहों में होती तो उसे लगता कि दुनिया का कोई दुख अब उसे छू नहीं पाएगा। वो साथ था तो जिंदगी कितनी बेफिक्र थी। शादी के वो 4 साल उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। इस दौरान वो एक दिन भी उससे दूर नहीं रही। हर लम्हा दोनों ने भरपूर जिया था। कितना ख्याल रखता था वो उसका, उसकी खुशियों का। हर जायज और नाजायज जिद मान लिया करता था। पहली बार प्रशांत जब उसे अपने घर ले गया तो सास ने उस पर छोटी छोटी बंदिशें डाल दी थीं, जैसे धीरे चलो, साड़ी पहना करो, सबके सामने प्रशांत से हंस हंस के बातें मत किया करो, वगैरह वगैरह। प्रशांत उलझ पड़ा था माँ से। माँ क्यों जिद करती हो, उसे जो पसंद है उसको करने दो ना। पर अमाया चुपचाप भीतर जाकर साड़ी पहन के आ गई थी। उसे लगता था कि कुछ दिन अगर माँ की पसंद उनकी खुशी के मुताबिक रह भी लिया तो क्या हर्ज है। लेकिन आज प्रशांत नहीं था। उसको अकेला छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया था और वो खुद अपनी मर्जी से उसी कस्बे में, अपने ससुराल में अपनी बाकी की पूरी जिंदगी गुजारने जा रही थी, वो भी प्रशांत के बगैर। यह उसका अपना फैसला था, क्योंकि उसको लगा कि शायद प्रशांत भी यही चाहता हो और अब उसके न होने पर जैसे वो खुद प्रशांत बन जाना चाहती थी। अमाया की आंखों से आंसू लुढ़क आए। उसे एहसास हुआ कि अतीत भी कहां पीछे छूट रहा था। वो तो चांद की उंगलियां थामे भागती हुई ट्रेन के संग उसके साथ साथ चल रहा था। ससुराल में अमाया के पहले 10 दिन बहुत मुश्किल थे। प्रशांत की मौत के बाद वो पहली बार यहाँ आई थी। घर के लोग, वहाँ का माहौल, सब कुछ बदला हुआ सा था। सारा दिन लोग उसके आसपास मातम पुरसी के लिए जमा रहते। कोई उसके गले लगकर रोता तो कोई अपनी किस्मत को कोसता। अमाया का दिल चाहता कि सब उसको अकेला छोड़ दें। वो अपने गमों को खुद बहलाना चाहती थी, लेकिन शायद ये समाज के नियम थे कि जख्मों को कुरेदना जैसे दस्तूर था। अब तक प्रशांत के साथ अपनी एक अलग दुनिया बनाकर रहने वाली अमाया आज इसी समाज का एक हिस्सा बन गई थी। कुछ दिन बीते तो लोगों का घर में आना जाना बंद हुआ और अमाया नई जगह, नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करने लगी। उसने अपने साथ लाए सामान को अपने कमरे में जमाना शुरू किया। ये वही कमरा था जहां प्रशांत ने अपना बचपन गुजारा था। दीवार पर उसकी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी जिसमें वो स्कूल के स्टेज पर माइक पकड़े हुए गाना गा रहा था। उसी तस्वीर के पास अमाया ने एक तस्वीर और लटका दी। उसमें भी प्रशांत के हाथ में माइक था और वो सामने बैठी अमाया के लिए गाना गा रहा था। अमाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। जिंदगी से भरी हुई उस तस्वीर ने जैसे उसके गमों पर मरहम लगा दिया था। उन्हीं दिनों अमाया को एक एहसास और हुआ कि प्रशांत उसकी जिंदगी से गया नहीं था। वो उसके भीतर, उसके अंश के रूप में पल रहा था। अमाया उस रात सो नहीं सकी थी। आंगन में बैठी तारों भरे आसमान को ताकती रही थी। आज उसका मन बच्चा बन जाने को हुआ जो यकीन करता हो कि मौत के बाद सब तारा बन जाते हैं। वो खोजती रही एक तारा, अपना सा। उसको अपनी हर खुशी प्रशांत के साथ साझा किए बिना अधूरी सी लगती थी। फिर ये तो प्रशांत की दी हुई खुशी थी।
अगली सुबह उसने ये खबर अपनी सास को दी। कई दिन से मुरझाए उनके चेहरे पर जैसे किसी ने ओस की बूंदें छिड़क दी थीं। उन्होंने उस दिन पहली बार अमाया के सर पे हाथ रखा था और अमाया नए सिरे से बिखरी जिंदगी के मोती रिश्तों के धागों में पिरोने लगी और आने वाले सुंदर दिनों के लिए मीठी मीठी लोरियां गुनगुनाने में मगन हो गई। एक दिन अमाया अपने कमरे में बैठी अपनी अलमारी जमा रही थी। ये एक ऐसा काम था जिसे वो बार बार करना चाहती थी। कपड़ों की सलवटों में अनमोल यादें जो दबी पड़ी थीं। वो चटख नारंगी साड़ी जिसे देखकर प्रशांत उसको ढलता हुआ सूरज कहता था और वो चिढ़कर कहती, उगता सूरज का हो ना, जिसकी उम्र कम से कम एक पूरे दिन के बराबर तो हो। ढलते सूरज का क्या, पल भर में झप से बुझ जाएगा। प्रशांत उसकी शायराना बातें सुनकर हंस पड़ता और हजारों बार कही अपनी बात दोहराता, तुझे वाकई किसी कवि से प्रेम करना चाहिए था। अमाया की पलकों से दो बूंदें उसकी गोद में रखी साड़ी पर टपक गईं। वो उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उस चटख नारंगी साड़ी को अपने आसपास लपेट लिया। बाहर शाम घिराई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। आंगन में लगे पीपल के पत्तों के बीच से सूरज झांक रहा था, एकदम उसकी साड़ी के रंग का। अगली सुबह अमाया वही नारंगी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। वो जैसे ही अपने कमरे से निकली, घर वालों की सवालिया नजरें उस पर टिक गईं। अमाया ने अचकचाकर पूछा, क्या हुआ माँ, इस तरह क्यों देख रही हैं? कुछ देर खामोश रहने के बाद अमाया की सास बोली, ऐसे चटक रंग पहनना क्या अच्छा लगता है? क्यों माँ, ये तो प्रशांत की पसंदीदा साड़ी है। अमाया मासूमियत से बोली। जवाब प्रशांत की दादी ने दिया। प्रशांत की पसंद थी ना, तो अब वो तुझको देखने को कहां बैठा है यहां? दादी की रूखी बात सुनकर अमाया को लगा जैसे उसके हलक में कुछ अटक गया हो। वो घबराई सी बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। उसके बाद कुछ दिनों में अमाया को यह समझाया गया कि उसको कैसे रंग पहनने चाहिए और कैसे नहीं। उसकी या प्रशांत की पसंद के तो बिल्कुल नहीं। आसमान से इंद्रधनुष तोड़कर अपने आंचल में सजाने का शौक रखने वाली अमाया के लिए बस कुछ रंग तय कर दिए गए। सफेद, भूरा, आसमानी, सलेटी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या गलत है क्या सही। रातों को देर तक जागते हुए वो सोचती रहती कि क्या माँ और दादी सही कहती हैं, मगर वो नहीं समझ पाती कि फीके रंग क्या उसके दुखों को कम कर देंगे, या क्या उसका रहन सहन ही ये तय करेगा कि उसको प्रशांत से अब भी मोहब्बत है। वो उलझ जाती अपने ही ख्यालों के धागों में। उसको लगता अब सच ही तो है। जब उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, तो वो नारंगी की जगह भूरा या सफेद पहन ले, क्या फर्क पड़ता है? दादी भी तो ऐसे ही रंग पहनती हैं। अमाया फिर अपनी अलमारी जमाने बैठ गई। शोख रंग छांट कर अलग रख दिए थे उसने। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अमाया अपना दुख भुलाने की हर कोशिश करती, मगर घर में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करता, जो उसका हाथ थामकर उसको स्याह रातों से उजले दिन की ओर ले चलता। उसे तो लगता जैसे वो चाहते ही नहीं है कि वो खुश रहे। अपने पति की मौत का एक अंतहीन मातम सबने उसके ऊपर जैसे थोप दिया था। अमाया के मन के भीतर महकती खुशबू वाली क्यारियां सूख रही थीं कि जैसे अचानक ढेर सारी खरपतवार उगाई हो जिनकी जड़ें फैलती जा रही थीं। वो उनको उखाड़ फेंकना चाहती थी, मगर घर के और आसपास के लोग उन कटीली झाड़ियों को खाद पानी देकर सींच रहे थे। सबके बीच रहते हुए भी उसको अकेलापन महसूस होता। फीके रंगों में लिपटी औरत के भीतर वो अपना वजूद तलाशती और आखिर में उसी में गुम हो जाती। घर के बाहर फल और फूलों से लदा बागीचा अमाया की सबसे पसंदीदा जगह थी। उसे जब भी प्रशांत की याद आती, वो आम की घनी छांव में बैठ जाती। उसके तने पर पिछली गर्मियों उसने एक छोटे से दिल के अंदर प्रशांत का नाम उकेरा था, और प्रशांत ने उसको छेड़ते हुए एक सूरज उकेर दिया था, एक ढलता सूरज। उस दिन वो सुबह सुबह टहलने के इरादे से बागीचे में आ गई थी। माँ वहां ताजे फूल चुन रही थी। अमाया भी अपनी पसंद के फूलों को तोड़कर उनकी पूजा के थाल में डालने लगी। माँ ने उसकी ओर ध्यान से देखा। अमाया मुस्कुरा दी, पर माँ नहीं मुस्कुराई।
कुछ देर में माँ उन फूलों की माला लेकर उसके कमरे में आई और वहां रखी प्रशांत की तस्वीर पर लटका दी। अमाया चौंक गई। ये क्या है माँ? मुझे प्रशांत की तस्वीर पर फूल चढ़ाना अच्छा नहीं लगता। अमाया के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। क्यों? माँ ने सख्त आवाज में पूछा। उनका शांत चेहरा अचानक तमतमा गया था। माँ, ये फूल मुझको एहसास कराते हैं कि प्रशांत अब नहीं है। तो प्रशांत कहाँ है? माँ ने सपाट लहजे में पूछा। अमाया हैरान रह गई। माँ उसके साथ इतनी सख्ती क्यों बरत रही थी? वो जानती थी कि प्रशांत के चले जाने का दुख जितना उसे है उससे कहीं ज्यादा माँ को होगा, लेकिन शायद माँ ये बात नहीं समझ रही थी। अमाया के मन में ख्यालों के बीच एक होड़ लगी रहती। कभी बीते दिन याद आते तो कभी अपने आने वाले दिनों को लेकर परेशान हो जाती। तभी वो दिन आया जब अमाया अरसे बाद दिल से मुस्कुराई थी। गुलाबी मलमल के कपड़ों में लिपटी रुई के फाहे जैसी उसकी बेटी उनके पास लेटी थी। अमाया ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और हौले से अपनी उंगली उसकी हथेली में रख दी। बच्ची ने अपनी मुट्ठी कस ली थी। ये उसका अपनी मां पर विश्वास का पहला इशारा था। बच्ची के आ जाने के बाद अमाया का सारा वक्त उसकी देखभाल में ही गुजरने लगा। वो अपने आप में ही मगन रहती। एक दिन दोपहर को बच्ची को सुलाते हुए वो गुनगुनाने लगी। मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। तभी उसको प्रशांत की मां के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अमाया! वो जल्दी से बच्ची को पालने में डालकर बाहर दौड़ी। दरवाजे पर ही उसकी सास और प्रशांत की दादी खड़ी थीं। दोनों के चेहरे पर अजीब से भाव थे जिनको अमाया पढ़ नहीं पा रही थी। तभी मां बोली, तुम इतने जोर जोर से गाना गा रही हो कि बाहर गली तक आवाज आ रही है। अच्छा लगता है क्या यूं पिक्चर के गाने गाना? अमाया हैरान थी कि इसमें बुरा क्या है। प्रशांत का छोटा भाई तो दिन भर फुल वॉल्यूम में गाने सुनता भी है, गाता भी है, पर अमाया कुछ कह नहीं पाई। तभी पालने में लेटी उसकी बच्ची कुनमुनाने लगी और माँ कुछ पल वहीं खामोश खड़ी रहने के बाद पलटकर अपने कमरे की ओर चल दी। पिछले 7-8 महीनों में अमाया अपनी सास के अजनबी से हाव भाव पढ़ रही थी। उनका कहा भले ही उसकी समझ में नहीं आता था, लेकिन अनकहा वो समझने लगी थी। अमाया की बेटी बड़ी हो रही थी और उसकी जिम्मेदारियां भी। अपने परिवार के दकियानूसी रवैये के बावजूद वो खुद को एक अच्छी माँ और मजबूत इंसान बनाने की भरपूर कोशिश में लगी रहती। उसके ऊपर न जाने कितनी बंदिशें डाल दी गई थीं। जब वो विरोध करती तो सबकी त्योरियां चढ़ जाती, लेकिन जब कहा मान लेती तो सब प्यार से पेश आते। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी पंछी को अपने पर कतरने पे शाबाशी मिल रही हो। अमाया का मासूम सा मन टूट रहा था, मगर वो चुपके चुपके कुछ फैसले करने लगा था। अमाया का मन रिवाजों की बेड़ियों में जकड़े जकड़े कसमसाने लगा था। उसकी छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। उन्हीं दिनों एक दिन अमाया की बच्ची घर के बाहर से निकलते एक स्कूटर को देखकर मचल गई। उसकी आंखें डबडबा गईं। अमाया उसे बहलाने लगी। अरे ये कोई रोने की बात है, चलो हम भी चलते हैं घूमने। अमाया ने आंगन में रखी स्कूटर स्टार्ट की और निकल पड़ी। जब लौट के आई तो पूरा परिवार तमतमाए चेहरे लिए दरवाजे पे खड़ा था। मां भन्नाई, बहू तुम पूरे समाज में हमारी नाक कटवा के रहोगी। आइंदा कहीं जाना हो तो किसी को साथ लेके जाओ, वो भी रिक्शा में। अमाया न जाने कितनी देर वहीं चौखट पे खड़ी रह गई। उसको घर एक पिंजरे की तरह लग रहा था और मां किसी बहेलिए जैसी। बच्ची सहमी सी उसका हाथ पकड़े कभी अपनी मां की सूरत देखती, कभी दादी की। अमाया के मन के घाव अभी कच्चे थे और ये छोटी छोटी खरोचें उन्हें नासूर बना रही थीं। उसका दुख अब गुस्से की शक्ल लेता जा रहा था। धीरे धीरे ही अमाया को पता चला था कि पहनना, ओढ़ना, गाड़ी चलाना तो दूर, उसको त्योहारों पर खुश होने तक की इजाजत नहीं थी। सावन में बागीचे के आम की डालियों पर झूला डाला जाता, वही आम जिसके तने पर उसने प्रशांत का नाम उकेरा था। आसपास की लड़कियों को न्योता दिया जाता, लेकिन अमाया को दूर रखा जाता। उसे मेहंदी लगाना मना था, कलाइयों में चूड़ियां तो दूर, उनको हाथ लगाना भी अशुभ था।
अमाया चुपचाप बच्ची को उठाए झूले में बैठ गई। बच्ची खुशी से किलक उठी। उसने धीरे से झूले को पैर से धक्का दिया और थोड़ी देर में झूला ऊंची पींगे भरने लगा। अमाया को लगा कि बस अब वो आसमान छू लेगी, लेकिन तभी दादी ने रस्सी पकड़कर झूला रोक दिया। उसे उड़ान का हक भी नहीं था। उस रात अमाया सो नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने सिसकती उसकी बच्ची की सूरत घूमती रही। उसकी आवाज कानों में पिघले पारे की तरह दर्द बनकर घुलती रही। मां झुलाओ ना, झुलाओ ना। अमाया घबरा गई। अगली सुबह वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने प्रशांत की पसंदीदा नारंगी साड़ी पहन रखी थी। किसी के कुछ कहने के पहले ही वो खुद बोली, मां मैं दिल्ली जा रही हूं, वहां एक स्कूल में टीचर की नौकरी और रहने को घर भी है। मां ने हाथ में पकड़ा निवाला थाली में पटक दिया। अमाया बिना रुके बोलती रही, मां मैं अपनी बच्ची के सामने एक कमजोर औरत नहीं बनना चाहती हूं। अगर मैं अपनी इच्छाएं, अपने सपनों को मारती रहूंगी तो उसके सपनों को कौन सींचेगा। प्रशांत कभी नहीं चाहते थे कि मैं उदास रहूं, कमजोर पड़ूं। उन्होंने रंगों से भरी अमाया से प्यार किया था मां, जिंदगी से भरी अमाया से। घर के सारे लोग सख्ते में आ गए थे। अमाया बोली, मां मैं कहीं भी रहूं, मेरी बच्ची का आपसे जो रिश्ता है वो कभी नहीं बदलेगा। बस मैं इतना चाहती हूं कि जब मेरी बेटी और मैं झूला झूलें तो कोई हमारे झूले की रस्सी ना पकड़ सके और मेरी बेटी बस खिलखिला के कहती रहे, और ऊंचा मां, और ऊंचा। बस इतनी सी थी ये कहानी।